हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो है हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का, और इसका नाम है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, श्रेणी यानी इंग्लिश में सीक्वेंस, ये हम क्लास 5 से ही पढ़ते हुए आते हैं सीक्वेंस के बारे में। लेकिन सीक्वेंस होता क्या है, जैसा आपने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा कि आपको एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एस्केंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एस्केंडिंग ऑर्डर डिस्केंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। स्केंडिंग का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, और डिस्केंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम और डिस्केंडिंग घटता हुआ क्रम। तो ये ऑर्डर आपने बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम क्लास 6 में 7th में पढ़ा होगा कि बढ़ता हुआ क्रम, जैसे हमने कोई सीरीज लिख दी है 2 3 9 11 12 डॉट 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 आगे तक कुछ भी नंबर ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये श्रेणी में आएंगे। सीक्वेंस सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बस एक रूल्स होना चाहिए कि हम बढ़ते में लिख रहे हैं घटते में लिख रहे हैं, तो ये श्रेणी होगी। अब हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी यानी एक विशेष टाइप की श्रेणी है। ये यहाँ पर क्लास 10th में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या खास बात है ये भी एक श्रेणी, लेकिन इसमें एक नई चीज आ जाती है कि अगर संख्या, जो हमारा संख्या है कि उसमें बार बार कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है, तो हम उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। घट रही है, समान समान जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हर बार जो है दो दो ऐड होता जा रहा है, तो ये जो है इन एपी यानी ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो है बार बार एक ही नंबर बढ़ता जा रहा है, या फिर बार बार कोई एक नंबर घटता जाए। जैसे हमने लिया 10 7, 7 के बाद हम 3 3 माइनस करते जा रहा है, 10 7 4 1 -2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये भी एपी में है, क्योंकि इसमें से कोई एक चीज बराबर घटती जा रही है, तो ये भी एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है। तो जो पहला नंबर होता है उसे हम कहते हैं पहला पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। पहला पद इंग्लिश में बोलते हैं इसे फर्स्ट टर्म, और इसे हम डिनोट करते हैं ए से, यानी ए बराबर हो गया हमारा, पहली वाली श्रेणी की बात करें तो ए हो गया हमारा 2। उसके बाद जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में सारवांतर, सारवांतर, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो मतलब जो बार बार आ रहा है उसे हम डिनोट करते हैं डी से। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, कोई से भी पद में से एक पद, पहले वाला पद घटा दो, यानी दूसरे वाले में से पहला पद घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1, दूसरे पद को हमने A2 कह दिया और पहले वाले को A1, यानी A2 यानी 4 - 2, तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस डी, इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। देखिए, हमारी जो दूसरी समांतर श्रेणी है डी, तो इसमें पहला दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10, तो अगर हम 7 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो ये आ गया -3। तो सारवांतर हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब हम और पढ़ते हैं इसमें। देखिए, हमने बताया आपको कि पहला पद होता है ए, और दूसरा पद हो क्या निकालेंगे। अब दूसरा पद कैसे निकल रहा है कि इसमें जो है ये पहला पद है, इसमें हम कोई चीज जोड़ रहे हैं, यानी ये सारवांतर जोड़ रहे हैं, तभी तो ये आ रहा है ए प्लस डी करके। तो ए प्लस डी करके, और फिर उसके बाद यानी पहला पद ए हो गया, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। तीसरे पद में क्या है कि बार बार कोई चीज जुड़े तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इसमें जो है डी बार बार जुड़ रहा है, ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, एक डी और जोड़ देंगे, फिर उसका आगे जाएंगे तो ए प्लस डी, एक डी और जोड़ देंगे, डॉट डॉट, इसी तरीके से हम आगे तक जोड़ते जाएंगे। तो हमारी श्रेणी क्या बनी, ए, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, एक डी और एक डी बनकर हो जाएगा 2d, फिर ए प्लस डी डी डी, ये कितना बन जाएगा 1 2 3, यानी 3d, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आती है ये कहलाती है हमारी जनरल जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी की सामान्य फॉर्म जो है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट करके आगे तक आ गई। जो हमारे बीच में आखिरी पद होता है, जैसे यहाँ पर बीच में कोई पद आएगा जिसे हमने कह दिया एन, उसे हम कहेंगे एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद, इसे हम डिनोट करते हैं ए एन से। ठीक है, इसे किससे डिनोट करेंगे हम,
ए एन से। आगे चल के मैं इसका फार्मूला ही बताऊंगा, चलो यहीं बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है, अगर तुम्हें बीच में ए एन निकालना है तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको याद करना होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो इससे आगे भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते, देखो श्रेणियां भी दो तरीके की होती है हमारी। एक होती है फाइनाइट, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी हिंदी में बोलेंगे परिमित, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर, और इंग्लिश में फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी जिसमें जो पदों की संख्या है वो फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं हम फाइनाइट एपी यानी परिमित समांतर श्रेणी। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2, 5, 8, 11, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया हमने 14, 14 के बाद 17, बस हमारी श्रेणी यहीं पे खत्म हो गई। तो यहाँ पर हम पहला पद भी जान सकते, आखिरी पद भी जान सकते, इन्हें गिन भी सकते कि कितने पद है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ में पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 6। पदों की संख्या को हम डिनोट करते हैं एन से, तो एन बराबर हो गया 6। और ए की वैल्यू क्या होगी, ए मैंने बताया था पहला पद होता है, तो पहला पद की यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 2। और अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, डी की वैल्यू निकालना हो, तो मैंने क्या बताया, दूसरे वाले में से पहले वाला घटा दो। दूसरा वाला क्या है 5 और पहले वाला क्या है 2, तो 5 में से 2 जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 3। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 3, ए की वैल्यू 2। तो इस तरीके से जो आखिरी पद है उसे हम कहते हैं ए एन, यानी ए एन की वैल्यू हो गई 17। तो हमारी जो फाइनाइट समांतर श्रेणी होती है यानी परिमित समांतर श्रेणी, उसमें पदों की संख्या गिनने लायक होती है, मतलब हम गिन सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं, एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिन्हें हम काउंट ना कर सके, जैसे हमारे सिर पे बाल है, कहते हैं ना इनफाइनाइट नंबर्स, तो उसे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। 10th क्लास में जो है हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो परिमित से ही है, फाइनाइट से। लेकिन इनफाइनाइट में आपको बता दे सकता हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि इनफाइनाइट समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें हमारे पद जो है वो काउंटेबल ना हो, मतलब उसका कोई अंत ही ना हो श्रेणी का, वो डॉट 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 चलती जा रही इनफाइनाइट तक। इसका हमें पता ही नहीं अंतिम पद कौन सा है, ठीक है, इसका अंतिम पद पता ही नहीं चलेगा हमें, ए का पता चल जाएगा, डी का पता चल जाएगा। ये जो है हम 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपका 11th में फिर आएगा और आपको अनंत पदों का योग और ये सब भी ज्ञात करना सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम क्लास 10th में हैं, तो हमारे जो सिलेबस में है वो फाइनाइट श्रेणी है, यानी हम n पदों तक के लिए ही काम करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते, इसमें जो है हम देख रहे हैं कि ए जो जनरल फॉर्म बताई मैंने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सॉन, इस तरीके से ये बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें जो है ए है ए एन, एनवा पद, यानी यहाँ से हमने बीच में दिखा दिया एनवा पद। तो ए एन का मैंने फार्मूला बता दिया है आपको, फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो ये हमारा डी है, आप मुझे बताओ जरा, मैं कुछ श्रेणियाँ लिखता हूँ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अंतिम पद कोई भी दे रखा, ए एन डिनोट कर दिया हमने। तो देखो इनके समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या करते, हम पहले इन सब का कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते कि पहले वाले कॉमन डिफरेंस को हमने कह दिया D1 यानी सार्वमांतर, तो ये हो गया 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसे हमने कह दिया D2 और दूसरे वाले तीसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस कर देंगे, तो बच गया हमारा 3, तब भी D2 भी आया सेम। अब हम D3 निकालेंगे, D3 निकालने के लिए 11 में से 8 माइनस कर देंगे, तब भी हमारा 3 ही आया, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी है, एपी है, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। अब अगर जो मैंने इस तरीके से दे दिया कि हमने थोड़ा सा उल्टा लिखना शुरू कर दिया, 11, 8, 5, 2 डॉट 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 आगे तक जा रहा है, यहाँ पर आखिरी पद आ गया एन। उसके बाद हम देखते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो यहाँ पर जो है डी निकालेंगे हम, तो D1 हो जाएगा 8 माइनस 11, तो ये बच गया -3, ठीक है। उसके बाद अगर जो हमने D2 निकाला कि 5 माइनस 8 तो भी -3, तो इस तरीके से D3 भी -3 ही आ जाएगा,
यानी D1, D2, D3 तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये भी AP में है, इन AP। ठीक है, अतः श्रेणी AP में है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया हमने। उसके बाद अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि मैंने ले लिया कि भाई 5 5 5 5 डॉट 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 एन आ गया, तो अब बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम D निकालेंगे, D1 5 में से 5 गया 0 बचा। फिर D2 निकालेंगे हम, 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0। D3 निकालेंगे वो भी 0। तो क्या AP है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने आपको बताया क्या है कि AP वो होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। D1, D2, D3 सारे के सारे बराबर आएंगे, अतः यह श्रेणी भी AP जो है AP में है। ये मैंने आपको इतना क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया आपको, देखो हमारा एक, मैं आपको बताना चाह रहा था कॉमन डिफरेंस, जो हमारा सार्वंतर है उसके अंदर की खूबी कॉमन डिफरेंस, कि ये जो है हमारा पहली पोजीशन में देखो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी D सार्वंतर ये जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद D दूसरे केस में मैंने देखा कि निगेटिव आ रहा था, तो ये निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद तीसरे केस में देखो कि ये D जो है हमारा 0 के बराबर भी आ रहा है, तो ये 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने जो है समांतर श्रेणी की आपको खूबियां बताई और क्या क्या इसमें किस किस तरीके से हमें निकालना है। अब जो है इसके हम जो पढ़ रहे हैं इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, तो रियल लाइफ में आप देखते होंगे कि जो हमारी सीढ़ियां होती है गिरने वाली, तो उसकी हाइट जो है वो दोनों की बराबरी होती है। आप जो है एक हाइट पर अगर तुमने पैर रखना, दूसरा रखा, तीसरा रखा, उसके बाद तुम आंखें मीच के भी पैर उतनी पोजीशन से उठाते हो, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 0 रहता है, यानी हमारी समांतर श्रेणी का यूज हो रहा है। हम जो है जितनी पहाड़ियां चढ़ रहे हैं, फिर हम बिना देखे भी, क्योंकि हम अंदाजा लगा लेंगे कि अगली पहाड़ी भी उतनी ही ऊंचाई पर होगी। तो ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का आसान सी भाषा में यह है कि अगर कोई एक पद बार बार जुड़ रहा है या घट रहा है या बिल्कुल सेम टू सेम जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। अब हम किताब पर आते एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन किन परिस्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। मतलब हमें जो है इसे, ये सवाल हमें भारी लगते हैं, उसका रीजन क्या है कि ये किताब यानी हमारी भाषा है और हमारी भाषा को हमें गणित की भाषा में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराए के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हमें इसे पहले, तो ये हमारी भाषा है, जो हमने सवाल पढ़ा ये हमारी भाषा, अब हम इसे गणित की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। गणित की भाषा आसान होती है और हमारी भाषा टफ होती है। टफ नहीं होती बस इसलिए क्योंकि हमें पहले उसे समझना है और उसे मैथ में कन्वर्ट करना है। ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, मतलब सपोज करो जैसे आप दिल्ली के ऑटो में बैठोगे या मुंबई के ऑटो में, तो आप जैसे ही बैठोगे तो 19 रुपए जो है उनका फिक्स है, 19 या 20 रुपए पहले ही फिक्स, मतलब आप बैठते के साथ ही जैसे उसने मीटर ऑन किया तो 19 रुपए उसमें आ जाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें जो है इसने किराया फिक्स कर रखा है 15 रुपए। जैसे ही आप ऑटो में बैठे, ऑटो में जैसे ही बैठे आप, ये ऑटो बना दिया भाई हमने, जैसे ही ऑटो में बैठे तो 15 रुपए आ गए, और फिर 15 किलो हर एक किलोमीटर के बाद जो है उसका किराया 8 रुपया बढ़ता जा रहा है। 1 किलोमीटर चले तो 8 रुपये जुड़ गया, फिर उसके बाद अगले 1 किलोमीटर चले फिर 8 रुपये जुड़ गया, फिर 1 किलोमीटर चले फिर 8 रुपये जुड़ गया। तो जितने भी आप किलोमीटर आगे बढ़ते जाओगे 8-8 रुपये करते हुए जुड़ जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है उसने, प्रथम यानी प्रथम पहले यहाँ से यहाँ तक का है भाई, मतलब पहले 0 से जब 1 पे जाओगे ना शुरुआत में 15 आ जाएगा। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये दे रखा है। उसके बाद द्वितीय, द्वितीय यानी दूसरे किलोमीटर पर हम जाएंगे, द्वितीय किलोमीटर का किराया, तो 15 प्लस 8, 8 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 23 रुपीज़। उसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर के का किराया, तो ये हो जाएगा हमारा जो 23 था उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, 23 प्लस 8,
तो 23 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 31 रुपीज़। फिर 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 31 में 8 रुपये और जुड़ जाएगा, क्योंकि हर एक उसके लिए 8-8 रुपये जुड़ते जा रहा है। ये आ गया 39 डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से जो है हम निकालते जाएंगे। तो अगर जो हम देखें तो हमारी सीरीज़ क्या बननी है किराए की, पहले में 15, दूसरे किलोमीटर पे 23, तीसरे पे 31, चौथे पे 39, फिर डॉट डॉट आगे को बढ़ता जाएगा जितने किलोमीटर हम जा रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी और एपी है या नहीं के लिए क्या है, हमें निकालना पड़ता है कॉमन डिफरेंस, यानी हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी वन हम पहले वाले दो के उसका डिफरेंस को कह लेते हैं, यानी 23 माइनस 15 हम करें तो कितना आएगा 8। फिर हम D2 निकालेंगे। D2 यानी 31 में से 23 माइनस करेंगे, कोई से दूसरे वाले में से पहले वाले को निकालेंगे तो ये आ गया 8। फिर D3 निकालेंगे। D3 यानी हम क्या करेंगे, A4 वाले में से A3 माइनस करेंगे। 4 वाले में 3, तो A4 की वैल्यू है 39 और उसमें से 31 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 8 आ गई। तो हम देख रहे हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 एंड सॉन, जितने भी होंगे सारे के सारे बराबर आएंगे। ये सब के सब 8 के बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हैंस इट इज इन AP। अतः यह है AP में समांतर श्रेणी है, हैंस इट इज NAP, कि ये जो हमारी सीरीज बन रही है वो समांतर श्रेणी है। समझ में आई बात। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब हमें इस सिचुएशन को बनाना है और उसके बाद देखना है कि ये एपी है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो हमारा ये पहले का सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहा है ये कि कोई हमारा बेलन है, बेलन, और इसमें से हमें हवा निकालनी है वैक्यूम पंप्स के थ्रू। तो हवा जब निकालते हैं तो इसने कह रहा है कि जब हम पहला पंप मारते हैं तो प्रत्येक बार में हवा का शेष भाग 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हम पहले मान लेंगे, माना बेलन में हवा, जो हमारा बेलन है उसमें हवा हमने मान ली x है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट पंप मारेंगे, फर्स्ट पंप, जैसे हमने फर्स्ट पंप मारा, फर्स्ट पंप में निकली हवा, मतलब जो एक पंप मारा वैक्यूम पंप वाला, निकली हवा, तो एक पंप में कितनी हवा बाहर निकल रही है, जितनी उसमें थी उसका 1/4 भाग, यानी x का 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल रही है। x का मतलब होता है गुणा बटे 4, यानी इतनी हवा बाहर निकल गई पहले उसमें, यानी ये x/4। तो कितनी हवा रहेगी पहले हम ये देखेंगे। ये यानी A1 आ गया हमारा, पहले पंप जब हमने मारा ना, पहले तो हवा हमारी x थी, दूसरे सॉरी ये A1 कह लेते हैं, x थी A1, और दूसरी बार हमने हवा नहीं मारा पंप तो x/4 बाहर निकल गई। तो बची हवा देखते, पंप में वो बेलन में बची हवा, तो बेलन में कितनी हवा बची, हमारे पास x थी, x/4 बाहर निकल गई, तो बची x में से x/4 माइनस कर देंगे तो बची हुई हवा आ जाएगी। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स, 4x में से x जाएगा तो बचेगा 3x/4। तो ये बन गया हमारा A2, क्योंकि हमारा भी हवा जो है थोड़ी सी बाहर निकल गई 1/4 भाग, 3x/4 बाकी रह गई। अब हम सेकंड पंप मारेंगे। सेकंड पंप में निकली हवा, कि जब हमने दूसरा पंप मारा तो उसमें कितनी हवा बाहर निकली, तो वो होगी, अब जितनी भी बची हुई रहेगी होगी, हमसे सवाल में क्या, बची हुई हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो बेलन में कितनी हवा बची थी हमारी, 3x/4, ये रह गई थी, तो 3x/4 का 1/4 भाग, 1/4 बाहर निकाल देगा। तो निकालते हैं फिर 3x/4 का मतलब गुणा बटे 4, तो ये हो जाएगा 3x/16, ठीक है, 3x/16। ये हवा बाहर निकल गई, तो बेलन में कितनी हवा रह गई, अब बेलन में बची हवा कितनी, बेलन में हवा रह गई होगी, हमारे पास कितनी हवा थी 3x/4, इतनी हवा थी, और कितनी बाहर निकल गई है 3x/16, ये हवा बाहर निकल गई। तो एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा एलसीएम, 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 आया, 4 से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 16 से 16 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले से गुणा, तो ये हो जाएगा 3x। तो बेलन में कितनी हवा रहेगी, 12x में से 3x जाएंगे तो बचेंगे 9x/16, यानी 9x/16 हवा उसके अंदर रह गई है, बेलन के अंदर, ठीक है। ये आया हमारा A3,
ये A3 आ गया, बस डॉट डॉट करके आगे कर देंगे। हम D1 और D2 ही निकाल के देख लेंगे, अगर बराबर आएगा तो हम AP कह देंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो हमारे जो हम पहले सीरीज बनाएंगे कि पहले बेलन में हवा कितनी थी x, उसके बाद दूसरा जब हमने पंप मार दिया तो बेलन में हवा कितनी रह गई 3x/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/4। फिर जब हमने तीसरा पंप मारा तो हवा कितनी रह गई हमारे पास 9x/16, यानी हो गया 9x/16 और डॉट डॉट इसी तरीके से आगे तक करते चले जाएंगे। तो हम पहले D1 निकालेंगे, तो D1 कितना हो जाएगा, दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, A2 - A1। पहली टर्म को हमने A1, इसे A2, इसे A3 कह लिया, डॉट डॉट, तो A2 - A1 यानी 3x/4 माइनस x, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4, तो 3x माइनस ये हो जाएगा 4x, तो ये बचेगा माइनस का 1x/4, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का निशान आएगा। अब हम जो है D2 निकाल के देखेंगे, D2 क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 की वैल्यू क्या है 9x/16 माइनस A2 की वैल्यू 3x/4, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये 9x ही आएगा, माइनस 4 4 16 और 4 बचा, 4 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी 12x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस के 3x/16, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का निशान आएगा, 12 ज़्यादा है ना 9 से, तो माइनस का निशान आया, और कितना ज़्यादा है 3x/16। तो D1 की वैल्यू आ रही है हमारी 1x/4 और D2 की वैल्यू आ रही है -3x/16। तो D1 जो है नॉट इक्वल टू है D2 के, तो हम लिखेंगे अतः श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आई बात? तो अच्छा सवाल था ये। अब जब सवाल नंबर 3 पार्ट पे चलते हैं हम, इसमें कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 मीटर है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब हर बार जो है 50 रुपए बढ़ती जा रही है। चलिए 3rd पार्ट पे आते हैं हम। तो 3rd पार्ट कह रहा है कि हमारी जो है मतलब खुदाई चल रही है कुएं की, जो पहले बार में खुदाई होगी तो उसकी मिट्टी उठाने में आसानी होगी, फिर लेकिन जब हर किलोमीटर के लिए जो नीचे जा रहा है वो, तो हर मीटर के लिए जब जितनी भी नीचे खुदाई कर रहा है तो उसमें जो है 50 रुपए बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मिट्टी उठाने का खर्चा बढ़ रहा होगा। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले जब पहला मीटर खुदाई होगा, 1 मीटर खुदाई का खर्च, मतलब पहला मीटर जब खुदाई करी तो उसका खर्च कितना है 150 रुपए, 150 रुपए था। उसके बाद जब दूसरा मीटर आया, दूसरा मीटर खुदाई का खर्च, तो सीधी सी बात हो कह रहा 50 मीटर बढ़ गया, ये 50 रुपए बढ़ गया, तो 150 था उसमें 50 और जोड़ दिया, यानी अब हो गए 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपये खर्चा हो गया। जब हमने 3 मीटर की खुदाई करेंगे तो 3 मीटर की खुदाई का खर्च क्या हो जाएगा, उसमें 50 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी हमारा खर्चा हो रहा था 200 रुपये, उसमें जो है 50 रुपये और जुड़ गए, तो ये हो गया 250 रुपये। 4/4 मीटर का खर्चा क्या हो जाएगा कि इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी 250 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो इस तरीके से हमारा डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारी जो सीरीज बन गई इस तरीके से 150 पहले मीटर की, दूसरे मीटर की 200, तीसरे मीटर की 250, चौथे मीटर की 300, डॉट डॉट डॉट। अगर तुम देखो ध्यान से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि सब में 50-50 जुड़ता जा रहा है, तो ये AP फॉर्म कर रही है। लेकिन हमें एग्जाम में फिर भी करके दिखाना पड़ेगा कि D1 जो है हमारा आ रहा है 200 माइनस 150, तो ये आ रहा है 50। इसी तरीके से D2 निकालेंगे कि 250 माइनस 200 आ रहा है, ये भी 50। तो D1 और D2 और D3 भी हमारा 250 आ जाएगा, क्योंकि 300 में से जब हम 250 माइनस करेंगे तो वे भी 50 आ जाएगा। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 सबके सब बराबर आ रहा है 50 के, तो हम लिख देंगे अतः यह AP है, AP फॉर्म कर रही है ये जो है हमारी। अब हमारा पहले का चौथा पार्ट, इस पर आते हैं हम। इसमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, 7th में पढ़ा होगा।
चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P जो है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो है 1, और R जो है रेट किस देर से दे रहा है हमें 100, और n जो है हमारा वर्षों की संख्या होती है, कितने वर्ष के लिए हमने पैसा जमा किया है। तो हमारा सवाल था कि हमें जो है 10,000 रुपये की राशि, यानी P की वैल्यू दे रखी है हमें 10,000, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यानी मूलधन 10,000 रुपये हमने लगा दिए हैं, और हर वर्ष जो है वो 8% ब्याज से दर दे रहा है, यानी R की वैल्यू दे दी है हमें 8%। हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, पहले का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो 8% की दर से हमें ब्याज मिल रहा है, तो हमें जो है ये देखना है कि ये जो ब्याज बन रहा है ये हमारा एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो पहले साल के लिए लेंगे हम, पहला वर्ष के लिए ब्याज। तो जब हम पहले वर्ष के लिए ब्याज लेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि पहला साल है। तो फार्मूला है हमारा P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P की वैल्यू तो हमारा अमाउंट तो वही है 10,000 फिक्स। अब उसके बाद 1 प्लस R की वैल्यू 8 है अपॉन 100 की पावर n की वैल्यू हो गई 1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी कुछ। उसके बाद जो है हम जब सेकंड वाला करेंगे दूसरे ब्याज के लिए, इसे कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 और ब्रैकेट में 108 आ जाएगा, 100 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 8, तो ये आ गया 108 अपॉन 100। ठीक है, इतना आ गया ये। उसके बाद जो है सेकंड वर्ष के लिए ब्याज, जब दूसरे वर्ष के लिए हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो होगा क्या, n की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो जाएगी 2, P की वैल्यू तो हमारी 1000 ही है, 10,000 ही है, 10,000 1 प्लस R की वैल्यू 8 अपॉन 100, n की वैल्यू हो गई हमारी 2, यानी ये हो गया 10,000 इंटू, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमने ऊपर कैलकुलेट किया वही आ जाएगा, यानी 108 अपॉन 100 की पावर 2, यानी हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो हमारे पास, और पहला जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारा जो था, हमारा अमाउंट था 10,000, यानी ए की वैल्यू तो हमारी स्टार्टिंग में थी वो 10,000 थी। एक साल बाद A1 जो बन गया हमारा ये, और दूसरे साल में हमारा बन गया A2 ये, यानी हमारी जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 10,000 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए क्या बन रही है 10,000 और ब्रैकेट में 108/100, और दूसरे साल के लिए बन रही है 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो इसमें हम इन दोनों के बीच का D1 और इन दोनों के बीच का D2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर ये समांतर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाता है, और उसमें पावर आ जाती, पावर की वजह से इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये एपी नहीं होगी। बाकी के सवाल हम करेंगे।